सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कराची में सिंध हुकूमत हो, शहरी हुकूमत या शहरी इदारे, तमाम की नींदें इस वक्त उड़ गई हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के अहकामात के कराची सर्कुलर रेलवे के आगे जो भी इमारत आ रही है, जो भी तजावुजात हैं, जिस भी किस्म की कोई भी कब्जा माफिया है, उन सब को हटा दिया जाए और कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक को बहाल किया जाए। वजारत रेलवे और सिंध हुकूमत के अहकामात हैं कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। इस मंसूबे के हवाले से एक ख़ास चीज़ आपको बताएं कि ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक का हिस्सा है, इसको हर हाल में बनना भी है। लेकिन मामला ये है कि अगर आज इस ट्रैक को खाली न करवाया गया, अगर आज 5,000, 8,000, 10,000 लोगों को हटाया न गया, तो फिर कल 5 लाख लोगों को हटाना किसी भी हुकूमत, किसी भी इंतज़ामी इदारे के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिलसिले में ही अब हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा तौर पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। 900 से ज़ायद गैर कानूनी तजावुजात हैं जिन्हें मिसमार किया जाएगा। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा, कहाँ तक ये ऑपरेशन पहुँचा है, कितनी इमारतें हैं जिन्हें अब ये गिराया जाएगा? जी बिल्कुल, अदालत उज़्मा के जो अहकामात हैं उन पर जो है इदारे हरकत में आ चुके हैं। पाकिस्तान रेलवे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, बल्दिया उज़्मा कराची और दीगर इदारों की जानिब से जो है गैर कानूनी तजावज़ात और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का आज आगाज़ कर दिया गया है। गिलानी रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल कराची सर्कुलर रेलवे की जो अराज़ी है उसको वागुज़ार कराने के लिए जो है वो पाकिस्तान रेलवे और सिंध हुकूमत की जॉइंट वेंचर के तहत जो है आज एक ऑपरेशन किया गया। सुबह सवेरे जो है ये ऑपरेशन का जब आगाज़ किया गया तो शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा एहलकारों को और जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो अमला था उनको, लेकिन उसके बाद जो है वो एक गिरफ्तारी के बाद ये मामला तय हो गए, जिसके बाद जो है वो इस ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। दिन भर शहर में कार्रवाइयाँ होती रही, यहाँ भी ये कार्रवाई जारी है। इलाका मकीन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे के इस हवाले से, इनसे जान लेंगे। जी बताइएगा, रेलवे की जानिब से कार्रवाई की गई है, क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया इस इलाके के जो मकीन थे उनको, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के कि जिन्होंने आज के इस ऑपरेशन को लाइव भी दिखाया और लोगों के अवामी मसाइल के ऊपर आपने सुबह से देखा कि लोग जो सरापा एहतजाज थे। जहाँ तक इस ऑपरेशन की बात की जाए तो ये ऑपरेशन जो क्रिएट किया गया है ये DC ईस्ट और DS रेलवे के अहकामात पे किया गया है। इसके आज तक यहाँ इलाके के अंदर उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, ये बगैर नोटिस के यहाँ पर आए। अच्छा, हमारा इनसे एक ही मौक़िफ़ रहा है हमारा यहाँ के इलाके के मकीनों का कि भाई क्या आपका तयन करें रेलवे ट्रैक से आपको कितनी जगह चाहिए रेलवे सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए, जिसका इनके पास कोई लीगल कोई जवाब इनके पास नहीं है। हम मीडिया के तमाम एंकर पर्सन, तमाम मीडिया के दोस्तों को ये गुजारिश करते हैं कि वो इनसे वो एविडेंस लें जिसके ऊपर ये मार्किंग की हो कि रेलवे ट्रैक से 50 फुट चाहिए या 100 फुट की हदूद चाहिए, जबकि हमारी नॉलेज पे हमें ये हमारी मालूमात के ऊपर ये है जो मेन रेलवे का ट्रैक है उसके दोनों तरफ 100 फुट और जो छोटे सर्कुलर रेलवे के हैं उनमें 50 फुट का तयन ये रेल ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन हुए हैं। अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आंखों में जूल धोखने के लिए इंतजामिया कर रही है। ये DC ईस्ट अपनी पोस्ट बचा रहा है, ये DS अपनी पोस्ट बचा रहा है कि कल जब चीफ जस्टिस से क्वेश्चन करेगा कि भाई आपने क्या किया, ये अनलीगल तौर पर ये ऑपरेशन करके कल ये दिखाएंगे कि सर हम वहाँ पर गए गिलानी स्टेशन पर हमने एक अनलीगल एक बिल्डिंग तोड़ दी। जबकि हम ये सवाल करते हैं आपके मीडिया के तवस्सुस से कि ये लेटर आप इनसे लें, उसके ऊपर यह तयन किया हो कि रेलवे ट्रैक्स हैं 50 फुट की हदूद है या 100 फुट की हदूद है। ऐसा हरगिज़ ना हो कि किसी गरीब का घर मिसमार करके अपनी नौकरियां बचाएं। अगर ये अपनी नौकरियां बचाने के लिए किसी का घर मिसमार कर रहे हैं तो इनके घर में भी बच्चे हैं, इनको भी कल अल्लाह को जवाब देना है। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि वो इस चीज़ का फिल फौरी नोटिस ले कि जो आज का ऑपरेशन किया है अनलीगल किया है, गैर कानूनी किया है, ये इन्होंने अपनी शख्सियतों को अपनी नौकरियों को बचाने के लिए। अमजद कायम खानी कर रहे थे उन मकीनों के हवाले से। मकीनों का कहना है कि ये इल्लीगल ऑपरेशन किया गया है, वो जिन जगहों पर बैठे हुए हैं क्या ये लीगल है या नहीं, ये शहरी इंतज़ामिया को अब
बताना है। और अब हम बात करेंगे, उबैद शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और मच्छी मियानी मार्केट में डिमोलिश इंचार्ज के साथ वो मौजूद हैं। उबैद, क्या कहते हैं इंचार्ज, क्या अब इस मार्केट को, इस इलाके को भी अब क्लियर करवाना है? जिसमें खारादर के इलाके मच्छी मियानी में मौजूद हूँ जहां एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 300 से ज़ायद मखदूश इमारतें और वो इमारतें शामिल हैं कि जो कि ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इन 300 से ज़ायद इमारतों में से सिर्फ 5% इमारतें ऐसी हैं कि जिनके मकीनों ने उन मखदूश इमारतों को छोड़ दिया है, जबकि दीगर इमारतों के जो रहायशी हैं वो अपनी रहायशगाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। कैमरामैन अमजद अगर आपको दिखा सकें, इस वक्त इमारत को हम दिखा रहे हैं, काफ़ी मखदूश इमारत हो चुकी है। यहाँ के मकीन इस इमारत को खाली करके जा चुके हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले की ये इमारत है, ताहम अभी भी इस इमारत के नीचे कुछ दुकानें कायम हैं जो कि अभी तक चल रही हैं। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि 300 से ज़ायद इमारतें मखदूश करार दी जा चुकी हैं और उसके बावजूद सिर्फ 5% लोगों ने अपनी इन इमारतों को खाली किया है। इस वक्त भी खोड़ी गार्डन, मच्छी मियानी, खारादर, मीठादर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मखदूश इमारतें हैं, कदीम इमारतें हैं, उनके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो ऑपरेशन कर रही है। मखदूश इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जगहों पर मखदूश इमारतों को मरहलावार गिराया जा रहा है। पहले मरहले में दुकानों को मसमार किया जा रहा है और उसके बाद उधर रिहाइश पजीर अफराद जो हैं उनको निकालने के बाद उन इमारतों को मसमार कर दिया जाएगा। ताहम आला अदलिया के इस हुक्म के बाद से जो शहर भर में इंक्रोचमेंट हो रही है, जो मखदूश इमारतें, ठीक है उबैद, हमें आगे कि 300 से ज़ायद इमारतें हैं जो मखदूश हो चुकी हैं, जिन्हें गिराया जाना है, लेकिन सिर्फ 5% लोगों ने अपनी उन इमारतों को छोड़ा है। इसलिए मुश्किलात अब पेश हैं कि इन इमारतों को कैसे गिराया जाएगा। दूसरी जानिब एक मामला है कराची सर्कुलर रेलवे का, जिसके ट्रैक को वागुजार करवाया जाना बहरहाल ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अहकामात इस हवाले से दे दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये एक बहुत ज़रूरी भी है। आपने तो कराची सर्कुलर रेलवे को देखा है कि कराची में वो चल रही थी रेल, लेकिन उसके बाद इस कराची का शायद कोई पुरसाने हाल ना हुआ। जिस तरह से कब्ज़े हुए सरकारी जगहों पर, रेलवे की जगहों पर, और वो तमाम तर चीज़ें पीछे चली गई। 2.5 से 3 करोड़ आबादी के शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है। अगर ये आज शुरू ना किया गया मामला तो फिर ये कब होगा? मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है ये, और जो टाइम लाइन इस सिलसिले में अदालत उज़्मा की तरफ से दी गई है उसके बारे में भी ये सवाल तो बहरहाल होगा कि क्या इस टाइम लाइन में ये सारा कुछ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, और ना होने की सूरत में कौन कौन से इदारे जो हैं वो कंटेम्प्ट में जाएंगे, या सिर्फ हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव सूबाई हुकूमत के वो जाएंगे, या शहर के मेयर जाएंगे, या कोई और किन को नोटिस सर्व किया जाएगा। लेकिन एक बात हमें भी इंसानी वसाइल और मशीनरी के वसाइल को भी पेश नज़र रखना है। ये जो शहर भर में हो रहा है, खारादर में हो रहा है, मीठादर में हो रहा है, मियानी मार्केट में हो रहा है, मच्छी मियानी मार्केट में, और शहर के दीगर इलाकों में हो रहा है, ऐसा लगता है कि पूरे शहर में जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट वाले जो हैं तोड़ फोड़ करते फिर रहे हैं, और जगह जगह जो है इस तरह का। आप कंसंट्रेट करें, आप एरिया बाय एरिया लेते जाएं, और जहाँ जहाँ जिस तरह से भी बेज़ाब्तगी है उसको वहाँ से शुरू करें। आप इसी ट्रैक से शुरू करते हैं कि हमने जो है वो अगर सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत इस पर कंसंट्रेट करे, और इससे मेरे ख्याल में अदालत उज़्मा का भी इत्मीनान होगा कि इसको खाली करा लिया गया है। जो कराची सर्कुलर रेलवे का जो रूट था, कराची सर्कुलर रेलवे का रूट जो है वो शाहराह फैसल से, बल्कि ये जो नया ब्रिज बना है अपना जो पहले ड्रिग रोड के पास से एक यहाँ से निकलता था और ये जाता था यूनिवर्सिटी, और फिर यूनिवर्सिटी से आगे होते हुए ये पहुँचता था गिलानी स्टेशन, फिर गिलानी से जो है आगे बढ़ता था लियाकताबाद, नाज़ाबाद, उरंगी। तो यहाँ तो लगारी साहब है कि बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। यहाँ पर तो लोगों की रिहाइशें, लोगों के कारोबार, वो तमाम तर चीज़ें, इवन यहाँ पर तो ये है कि कुछ ट्रैक तो अब अंडर पासेज और वो भी चीज़ें आ चुकी हैं। ये भी सिंध हुकूमत उस दिन ये बात करी थी। हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ खान मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आलमगीर साहब, अब कराची को आप सफाई की बात करते हैं कि कराची को साफ़ होना चाहिए, उसके उबलते हुए गटर नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ये मामला है
कि कराची तजावुजात का गढ़ है। कराची में सरकारी ज़मीनें, चाहे वो वफाकी हुकूमत की हो, शहरी हुकूमत की हो, सूबाई हुकूमत हो, उस पर कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है और उसको हटाया जाना भी ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब ये देखा जाता है कि इंसानी अलमिया भी है कि वो गरीब लोग जिन्होंने ये ज़मीनें ख़रीद ली हैं किसी न किसी तरह से, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा जब उनको यहाँ से निकाला जाएगा। इस मामले को टैकल कैसे किया जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, और सिर्फ मेरा ज़ाती नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी ये रहा है कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि इनके अल्टरनेट का बंदोबस्त किया जाए। जिन लोगों को भी वहाँ से निकाला जा रहा है, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह ख़त्म की जा रही है, उनकी मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त होना चाहिए, वरना ये लोग फिर से सड़कों पे आएंगे, गुर्बत बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ ज़रूरी है कि जिन इदारों के अफसरान की वजह से ये सारे काम हुए, उनको भी तो ज़रा लाए ना कटहरे में, उनको भी तो लटकाए ना, एक आध को मिसाल बनाए ना। ये क्या हुआ कि जिन लोगों के दस्तखत से ये सारे काम हो रहे थे वो आज़ाद हुए, और जो इन द एंड जो पब्लिक है वही इसकी मुतासिर हो। सिर्फ ज़रूरी है कि ये जो चाइना कटिंग में मुलविस थे, ये रिकॉर्ड पर है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मीडिया पे कि मोर देन 60,000 60,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं कराची में जो कि इलीगली SBC की अप्रूवल वगैरह से बन गई है शहर में जी। और मेरे अपने हलके में कल मैंने एक बिल्डिंग तुड़वाई है और वो SBCA के लोग उसमें एक आध अफसर पैसे लेके भी निकल गया मुतासिरा विक्टिम से। ये सारी चीज़ें डेली बुनियाद पे चल रही हैं। अभी ये जो KCR की जो सारी ये जो सफाई चल रही है, इसमें भी 50 फीट की क्लियरेंस की इजाज़त है, वो 100 फीट तक क्लियर कर रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट वाले, और वहां पर फिर पैसे भी ले रहे हैं। भाई आपको इजाज़त 50 फीट की है, आप 100 फीट पे जाके क्यों पब्लिक को तंग कर रहे हैं? मकसद ये है कि ज़रा इदारों पर ज़रा चेक तो आए ना। यहाँ सिर्फ जो नीचे का अमला है वो खा पी रहा है, और जो हमारी अदलिया है उनका चेक सिर्फ ऊपर के DG लेवल के अफसरान तक होता है, नीचे जो पूरा अमला मशीनरी है वो मौज कर रही है, और इन द एंड पब्लिक को इससे नुकसान होना है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक प्रॉपर लाएअमल होना चाहिए, और जुडिशरी ने अपने फैसले में, पिछले फैसले में भी कहा था कि इनको मुतबादिल दिया जाए, और उस अमल पेरा मुतबादिल दिया जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये जिन लोगों को ये इल्लीगल जमीन है, प्रॉपर्टी है, जिन लोगों के यहाँ पर रिहायशें बनवा दी कि नज़ीर लगारी साहब, वो लोग तो बहुत सारे अफसरान हैं, उन्होंने पैसे भी समेटे, वो बाहर चले गए हैं, वो गायब भी हो गए हैं, बल्कि उनका नामो निशान भी गायब हो गया कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये सिर्फ अफसरान की गेम नहीं है, ये बगैर हुकूमतों के ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैं तमाम वज़रा की बात नहीं कर रहा, कुछ वज़रा के नाम भी, सियासतदानों के नाम भी यहाँ शामिल होते रहे हैं, उनके नाम पर बड़े सारे कब्जे हैं। उन लोगों को भी तो कोई पूछने वाला नहीं, ना अफसरान को किसी ने पूछना है, ना उन सियासतदानों को किसी ने पूछना है। मरेगा तो गरीब बेचारा जिसका घर टूट जाएगा। आज भाई अगरचे इस वक्त सोसाइटी में उनका नाम डिफरेंट है और हम उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन MQM के बानी ने खुद कहा था ना कि उनकी राब्ता कमेटी के लोग चाइना कटिंग में मुलविस हैं। उनके अपने वर्कर, बड़े बड़े ओहदेदार वो चाइना कटिंग में, और प्लाटों के किन लोगों ने जो है पार्कों पर, ग्राउंड्स पर, पब्लिक ग्राउंड्स पर और प्ले ग्राउंड्स पर, और लोगों के ऐसे ऐसी जगहों पर जाकर कब्जे किए हैं जिनका कोई वो भी नहीं था, जो के 50 साल से 60 साल से मौजूद थी चीज़ें, वहाँ पार्क्स मौजूद थे जी। आप जाकर देखें, वहाँ मकानात बने हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और सर कब्रस्तानों की जगहों पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मरहला तय कर लें कि पहला मरहला ये है कि KCR को आपने वागुजार कराना है। KCR तो 20 साल पहले तो ट्रेन चल रही थी ना, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर पहली बार ये फैसला किया गया था 1990s में, कि 1994-95 में फैसला किया गया कि ट्रेन को जो है चनाब को और कुछ और ट्रेन को डिग रोड से टर्न करके इस पर कराची सर्कुलर रेलवे पर जाकर यहाँ पर औरंगी स्टेशन पर, नाज़माबाद का स्टेशन जो यहाँ पर जाकर स्टॉप कराया जाए इनको, और होने लगा, मुसाफिर आने लगे। और वहाँ पर
एक दफ़ा क्या हुआ कि एक रेलगाड़ी को, चनाब एक्सप्रेस थी या कोई और गाड़ी थी, उसको घेर लिया गया और घेर कर उस पर फायरिंग की गई। उसमें कुछ मुसाफिर, 5-6 मुसाफिर जाँ बाक हुए थे, जिसके बाद इस ट्रैक को ही बंद कर दिया गया था। और ये एक सोचा समझा मंसूबा था। उस वक्त कौन सरपरस्ती कर रहा था, कौन टेररिज्म कर रहा था, कौन दहशतगर्दी कर रहा था, दहशतगर्दों के ऊपर कौन था, उनका सरपरस्त कौन था, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन नहीं होने देता था। एक एक चीज़ को जाकर देखना चाहिए। और फिर उसके बाद किस तरह कब्जे शुरू हुए और किसने कब्जे किए हुए हैं। आप जाएँ तो सही, निकलें तो सही वहाँ से। आप जब रिंग रोड से अलग निकलते हैं बाहर, तो फिर पहले यहाँ से कब्जा खाली कराएं ना, जहाँ पर शुरू में आगाज़ में जो है वो कब्जा हुआ है, इस कब्जे को खाली करवाएं। फिर आगे निकलते हो यूनिवर्सिटी तक चले जाएं, जो रूट था उसका, उस रूट पर जाएं। रूट में जहाँ जहाँ आपको कब्जा नज़र आता है, आप कब्जा ख़त्म करते जाएं। और जिन लोगों ने किया, वो सियासी लोग थे या वो सरकारी अफसरान थे, आपको पता है यार, एक ही आदमी की वालदा के नाम पर पूरे जो हैं पार्क्स वो अलॉट थे, उनकी फाइलें गुम हो गई थी और वो फाइलें दोबारा बनाई गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। कहा गया कि ये पूरे का पूरा पार्क फलां का था और इसकी फाइल गुम हो गई और नई फाइलें क्रिएट की गई और नई फाइलें बनवाई गई और इस तरह से उन पर कब्जे हुए हैं। ये नेमतुल्लाह खान का केस है, उसको क्यों नहीं उठाकर इसके साथ जोड़ देते हैं? बिल्कुल सही। अब ये सारी चीज़ें जो लगारी साहब आप बात कर रहे हैं, ये तारीख बहुत कोई पुरानी नहीं है। ये तारीख जो है वो करीब की है, इसको खंगाला जाना चाहिए और वो लोग जो कब्ज़ा माफिया हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और जिन लोगों को इनके घर हैं वो उनके बारल वो खाली करवाए जा रहे हैं तो उनको मुतबादल जगह देनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है और वो है महंगाई के कंट्रोल के हवाले से एक प्लानिंग हो रही है और वो हो रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। ये बिसिप के कार्ड के अलावा के कार्ड्स हैं, लोगों को जहां पर सस्ती 25% अशिया सस्ती उनको मिलेंगी। ये अब वफाकी हुकूमत की जानिब से एक प्लान बनाया जा रहा है। आलमगीर साहब, मामला ये है कि आप यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की बात कर रहे हैं, पूरा एक मैकेनिज्म क्यों नहीं होता कि एक ही जगह एक ही चीज़ है, किसी भी जगह से जाके वो उसी तरह से ख़रीदी जाए? उन माफियाज़ को कंट्रोल करना चाहिए जो इस वक्त खुद कीमतें बढ़ा रहे हैं। आपका हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, फिर ये यूटिलिटी स्टोर्स, फिर ये मखसूस किस्म के लोग कि उनको दिया जाए उनको ना दिया जाए, ये ऐसे कैसे कर पाएंगे आप? फिर देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ तो माफियाज हैं जिनकी वजह से ज़ख़ीर अंदोज़ी वग़ैरह वग़ैरह होती है, प्लस दूसरी तरफ जो यूटिलिटी बिल्स हैं इनकी कीमतों में इजाफे से भी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो ये दोनों तरफ, और तीसरा जो आपने कहा कि सब्सिडी जो कार्ड्स बनाए जा रहे हैं कि सब्सिडाइज करें, इससे काउंटर किया जाए इसको, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ कंट्रोल की जाए, एक साथ लड़ा जाए तो बेहतर है। मैं भी चूँकि इजलास में जाऊँगा तो मुझे मालूम चलेगा कि काबीना में क्या क्या बातें हुई, किन किन चीज़ों पे तबादला ख्याल हुआ। मेरे लिए कबल उस वक्त होगा इस चीज़ पर रोशनी डालना। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊँ कि जैसे हमारे यूटिलिटी स्टोर्स थे, इसके लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जो पे आटा, चीनी वगैरह वगैरह जो अशिया है उनको सस्ते दामों पर सब्सिडाइज रेट पर दी जाए। लेकिन ये भी मद्देनज़र रखें कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई 18 अरब रुपए की लाइबिलिटीज चढ़ी हुई थी। और इसको अभी प्रॉपर रिवैम्प किया जा रहा है पूरे इदारे को। तो ये सारी चीज़ें, यानी जिस पब्लिक सेक्टर के इदारे में जाएं वहाँ पर उस पर बेशुमार लॉसेस हैं और उसमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं कि उससे लॉसेस को कम किया जाए। तो इसके साथ साथ महंगाई के एक चीज़ ये भी समझें कि जहाँ आपका अभी एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है, और वो सिर्फ इस वजह से कि आपने अपनी इंपोर्ट्स जो करंट अकाउंट डेफिसिट श्रिंक किया है, यानी आपकी इंपोर्ट्स 48 अरब डॉलर पे खड़ी थी, एक्सपोर्ट्स 23 अरब डॉलर पे खड़ी थी। आपने इंपोर्ट्स में कमी करके अपने डॉलर के एक्सचेंज रेट को जो है स्टेबल किया, जिससे आपकी इकोनॉमी पूरी जो है उसमें एक सर्टेनिटी आई है, एक यकीनी सूरत हाल आई है जो कि काफ़ी टाइम से गैर यकीनी थी।
और फिर आपने IMF से और बाकी मुल्क दोस्त ममालिक से डिपॉजिट्स लिए क्योंकि खजाने में। लेकिन सर इसमें तो अब ये सूरत हाल होगी। मैं आपसे सवाल ही करूंगा, उससे पहले मुझे लगारी साहब से सवाल कि अब तो मिनी बजट की भी तैयारी हो रही, क्योंकि वो अहदाफ पूरे नहीं कर पाए हैं हम, जो IMF कह रहा था वो टैक्सेस के हवाले से। तो लगारी साहब फिर इसका मतलब है अगले आने वाले वक्त में तो यूटिलिटीज़ और ज़्यादा महंगी होंगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं, कुदरती तौर पर और 2-3 चीज़ें तो हमें पहले पेश नज़र रखनी चाहिए। ये 18 अरब का लॉसेस हैं, पहले ये 15 अरब का जो आप दे रहे हैं ज़ीरा जी, वो ज़ीरा जो है ये 18 अरब के लॉसेस को पूरा करेगा या लोगों को जो है वो रिलीफ देगा। और फिर ये कि सब्सिडी पर एक और सब्सिडी आखिरी बेनिफिशरी तक कब पहुंचती है? वो तो सेठ के पास चली जाती है, वो आढ़ती के पास चली जाती है, वो वहाँ पर आकर कब पहुँचती है? उस यूटिलिटी स्टोर पर जब पहुँचेगा आटा तो कितनी कास्ट पर पहुँचेगा और उससे जो सेठ है वो कितना फ़ायदा उठा लेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप शनाख्ती कार्ड का सिस्टम जा रहे हैं थ्रू आउट पूरे मुल्क में कर दें। आपको पता है 70 की जंग के बाद 71 की जंग के बाद जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक शनाख्ती कार्ड पर आपको चीनी भी आपको राशन कार्ड पर मिलती थी, आपको आटा भी राशन कार्ड पर मिलता था। अब इस तरह का कोई सिस्टम अगर करने ओवरऑल तो फिर दूसरी बात है, वरना आप जो अभी सर ऐसा ही कोई सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज ये काबीना में बात। मैं फाइनल कमेंट आलमगीर साहब, 300 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस अगर लग गए तो महंगाई मजीद नहीं बढ़ जाएगी? सर बिल्कुल बढ़ेगी, बट आपके जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें कमी आएगी, आपके गवर्नमेंट के न्यू इंक्रीज होंगे और आप पे अभी देखें मेन प्रेशर क्या है, ये चीज़ समझें। आपने अभी कोई 10 अरब डॉलर के करीब जो है वो कर्जे अदा किए। एक साल का लेट से जैसे पिछले साल का 4000 अरब रुपए का बजट था सारा, इसमें से 2000 अरब रुपए स्ट्रेट जो पिछले लिए हुए कर्जे उसका सूद अदा किया गया है और बाकी 2000 अरब में आपने मुल्क चलाया और 600 अरब के डेफिसिट से पहले दिन से वफाकी हुकूमत उसमें रखी थी। मकसद ये है कि आप जब तक अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे और टैक्सेस ये डिबेटेबल है कि डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, लेकिन बगैर रेवेन्यू के मुल्क कैसे चलता है? बगैर रेवेन्यू के मुल्क वायरल नहीं चलते। ये जरूरी है कि पब्लिक को नजर आए पड़ते हैं और हुकूमत पर IMF का प्रेशर भी है, इससे भी दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने कौमी असम्बली के इजलास में भी जाना है, आपने वक्त दिया। आलमगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साहब एडिटर इन चीफ बोर्ड, आपका बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम बात करेंगे कि PIA वो इदारा जिसके बारे में एक अच्छी खबर तो आई लेकिन उसके CEO कहाँ गए, इस इदारे में कौन कौन सी सियासत हो रही है और इस इदारे को कहाँ खोखला किया जा रहा है। ब्रेक के बाद बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।